Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the economic growth के पर्सपेक्टिव से है। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के जो इकोनॉमिक डाटाज हैं उनको रिलीज किया गया। हायर देन एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। इकोनॉमिक डाटाज को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। 7.8% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर्स के रिगार्डिंग में, तो लास्ट 5 क्वार्टर्स के कंपैरिजन के अंदर में वन ऑफ द हाईएस्ट ये ग्रोथ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है? आप देखिए कि इकोनॉमी का जो एवरी सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का एरिया हो, कंस्ट्रक्शन का एरिया हो या सर्विसेज सेक्टर का बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर में जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि बजट सेशन के दौरान में गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट्स हैं उनको रिड्यूस किया गया था। तो गवर्नमेंट ने भी ग्रोथ ओरिएंटेड जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके द्वारा भी ग्रोथ ओरिएंटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो रेट्स हैं उनको कैरी आउट किया। उसी की वजह से ये जो हमने प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे अचीव किया है, जो लास्ट 5 क्वार्टर्स के अंदर में काफ़ी स्लो रेट के ऊपर में था, काफ़ी कम रेट के ऊपर था। अगर हम आरबीआई के प्रेडिक्शन के बारे में रीड करें तो आरबीआई के द्वारा तो फर्स्ट क्वार्टर के रिगार्डिंग में प्रेडिक्ट किया गया था कि 6.5% का जो ग्रोथ है उसको हम यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। तो मोर देन प्रेडिक्शन है, हायर देन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। या जो प्रेजेंट समय में इंडिया यूएस का जो टैरिफ वॉर का सिचुएशन है, यूएस के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में 50% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया है, क्या वो भी यहाँ पे इस सिचुएशन को इम्पेक्ट कर सकता है आने वाले समय के अंदर में? तो हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। बट कुछ अनसर्टेन सिचुएशन है, अनसर्टेन जो यहाँ पे दिक्कत है वो क्रिएट हो सकती हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो वहाँ पे टैरिफ है वो इम्पोज हुआ है। बट स्टूडेंट्स, हमारा अगर हम डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आने वाला जो समय है वो फेस्टिवल का समय रहेगा। तो डिमांड वहाँ पे भी बूस्ट है वो हो सकता है फेस्टिवल सेशन होने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन रुपी के बारे में है, यूएस का जो डॉलर है उसके कंपैरिजन के अंदर में इंडियन रुपी के द्वारा जो 88 का एक लेवल हुआ करता था उसको भी आप देखिए कि ब्रीच किया गया है फर्स्ट टाइम के रिगार्डिंग में। तो फर्दर भी आप डेप्रीशिएशन है उसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि जो इंडियन रुपी का जो डेप्रीशिएशन है फर्दर सिचुएशन में भी हो सकता है। इस न्यूज़ को इकोनॉमिक पेज के ऊपर भी मेंशन किया गया है, वहाँ पे भी आप इसको रीड कर सकते हो। डेप्रीशिएशन किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ करता है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक हुआ करता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आप देखिए कि कोई भी करेंसी है उसका प्राइस कितना है इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, वो यहाँ पे डिसाइड होता है। इंडियन रुपी के द्वारा 88 का जो लेवल है उसको फर्स्ट टाइम ब्रीच है वो किया गया, उससे हायर यहाँ पे जो रुपी का जो डेप्रीशिएशन है वो हुआ है। क्या हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया यूएस वॉर सिचुएशन के दौरान में, इस रुपी डेप्रीशिएशन के दौरान में सेंट्रल बैंक है वो उनके द्वारा इंटरवेन है वो किया जाएगा? तो आप देखिए कि पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो यहाँ पे वोलेटाइल सिचुएशन को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में अपने इंटरवेंशन को कैरी आउट करे। हो सकता है कि उनके द्वारा इस ट्रेड वॉर सिचुएशन के अंदर में इंटरवेन है वो ना भी किया जाए। ना किया जाए उसका बेनिफिट क्या रहेगा? आप देखिए कि जब भी रुपी का जब डेप्रीशिएशन हुआ करता है तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर में हायर जो टैरिफ हैं वो लगाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, जो यहाँ से जो गुड्स जिनको सप्लाई किया जाता है उसको मोर कम्पिटिटिव है वो ये क्रिएट करेगा। रुपी का जो डेप्रीशिएशन है वो भी इसको मोर कम्पिटिटिव है वो क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप देखिए कि जो क्योंकि रुपी का जो वैल्यू डिक्लाइन होने की वजह से ये जो डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी है नेचुरली आप देखिए कि एक्सपोर्ट को जो चीपर है वो क्रिएट करता है, एक्सपोर्ट का जो रेट है उसको चीपर यहाँ पे क्रिएट करता है। इसके अलावा जो रेमिटेंस का एरिया है उसके अंदर भी जो हायर रेमिटेंस रिसीव है वो रहेगा। तो पॉजिटिव आउटकम क्या है? डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी के एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव क्रिएट करेगा, मोर मनी हम रेमिटेंस के अंदर में हाई जो रेमिटेंस वैल्यू हैं उनको यहाँ पे रिसीव करेंगे। रेमिटेंस क्या हुआ करता है? बाहर से जो पैसा सेंड किया जाता है इंडिया के अंदर में,
बट क्या इसके कुछ नेगेटिव भी हैं? यस स्टूडेंट्स, कुछ नेगेटिव हैं कि हमारा जो इंपोर्ट का जो कॉस्ट है, हम बाहर से जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसका आप देखिए कि प्रोडक्ट उस इंपोर्ट का जो कॉस्ट है उसको ये हायर कर सकता है, इंपोर्ट को आप देखिए कि हायर कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हायर इन्फ्लेशन भी का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि कंट्री के अंदर ही हायर इन्फ्लेशन है वो क्रिएट हो। फिर रुपी डेप्रिसिएशन के कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे जो हमने देखे हैं। टैरिफ वॉर के रिगार्डिंग में हो सकता है इंटरवेन लेट फेज में किया जाए, एक्सपोर्ट को जो चीपर रूप से हम सेंड कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान के विजिट के लिए गए हैं। जापान की विजिट के दौरान में इंडिया का जो एस्पिरेशन है कि हम जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप से जो सेटअप रहेंगे, तो वहाँ पे आप देखिए कि जापानीज जो कंपनीज हैं उनको कहा है कि आपने तो कंटिन्यूस इंडिया में इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट किया है, आप आने वाले समय के अंदर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट कीजिए। हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो स्टेबल हैं। स्टेबल होने की वजह से जो ग्लोबल साउथ का एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप से भी इंडिया को एज ए जो इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप से कहा गया। अब ये उनके द्वारा कहाँ पे डिस्कस किया गया है? इंडिया जापान जो इकोनॉमिक फोरम है, इंडिया जापान का जो इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ का जो कंपनीज के जो पर्सनस हैं उनको एड्रेस करते हुए ये इनके द्वारा मेंशन किया गया। जापान के अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में रीड करें, आप देखिए कि प्रीवियस न्यूज़ में हमने एक टॉपिक को नहीं रीड किया कि जो एक्सचेंज रेट के बारे में तो हमने बात किया कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, कि एक्सचेंज रेट एक प्राइस होता है, एक करेंसी का प्राइस कितना है अदर करेंसी के कंपैरिजन के अंदर में। हम इंडिया के अंदर में कौन सा जो एक्सचेंज रेट है उसको कैरी आउट करते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या हम फ्लोटिंग वाला जो रेट है, फ्लोटिंग वाला जो एक्सचेंज रेट है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? तो एक्सचेंज रेट के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापानीज जो कंपनीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जापान है जो आने वाले समय में इंडिया में मोर इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट कर सकता है। उनके द्वारा 10 बिलियन जो यहाँ पे जापानीज जो करेंसी के जो 10 बिलियन है, जो येन वहाँ का करेंसी हुआ करती है, 10 ट्रिलियन है, सॉरी स्टूडेंट्स, 10 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में हो सकता है। यूएस के द्वारा का रिसेंटली हमारी इकोनॉमी को एज ए डेड इकोनॉमी कहा गया था कि इंडिया रसिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करता है और अपनी डेड इकोनॉमी का वो खुद केयर करें, उनको किस तरीके से उसको डील करना है। बट आप देखिए कि यहाँ पे ग्रोथ भी ऑब्जर्व हुआ है, थर्ड लार्जेस्ट का जो एस्पिरेशन है उसके भी हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज के अंदर में हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो पीएम सर हैं उनके द्वारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो फोरम है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडिया जापान का, उनके एक फोरम का भी वहाँ पे सेटअप है वो किया गया। तो जापानीज इन्वेस्टमेंट के बारे में है, जापानीज इसके अलावा कार्बन जो एमिशन है वो रिड्यूस हो सके उसके रिगार्डिंग में भी इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में भी एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, और दिल्ली जो सॉरी अहमदाबाद मुंबई जो जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो असिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो उनके द्वारा प्रोवाइड है वो किया गया है। आने वाले समय में दिसंबर का जब मंथ रहेगा तो रसियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एनुअल बेसिस के ऊपर में जो विजिट हैं वो हुआ करती हैं, बट कोविड-19 आने की वजह से जो विजिट हैं वो सस्पेंड हुए थे, कुछ समय के लिए कंडक्ट नहीं हुए थे। और बाद में स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर भी अटैक किया गया, उसके बाद में भी जो विजिट्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं थे। 2024 के समय जो इंडियन पीएम है वो रसिया के विजिट के लिए गए थे, एनुअल इंडिया रसिया जो समिट है उसके रिगार्डिंग में। अब इनके द्वारा इंडिया में विजिट किया जाएगा उस समय में जब यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज करने की वजह से जो टैरिफ हैं वो हायर इम्पोज किए गए हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, एज ए पनिशमेंट के रूप से जो हायर टैरिफ हैं वो इम्पोज हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑयल कंपनीज हैं, कुछ ऑयल कंपनीज के जो हेड हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया, ओएनजीसी नाम का जो कंपनी है, कि अगर हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर में अगर 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल है वो भी मिलेगा तो वो भी हम परचेज करेंगे, हमारी कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मीटिंग होगा, एससीओ का भी मीटिंग होगा, उस दौरान में भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं रसिया के लीडर के साथ में मिलेंगे। तो इसके अलावा आप देखिए कि जो रसिया है वो हमारे जो टॉप आर्म सप्लायर जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में आया करता है। हमारा
वन ऑफ द टॉप आर्म्स का जो सप्लायर कंट्रीज हैं उसका ये पार्ट है। हमारे जो रिलेशंस है रसिया के साथ में ओल्ड एरा से रहे हैं, जब रसिया नाम का कंट्री नहीं हुआ करता था, सोवियत का जो एरा हुआ करता था। तो आप देखिए कि सोवियत एरा का जो समय है उस समय से ही हमारे जो रिलेशंस हैं उनके साथ में हैं। 1947 के समय डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं जो ओवर द ईयर्स बूस्ट होते गए, जैसे कि 2001 के समय हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको सेटअप किया बोथ कंट्रीज में, और एनुअल बेसिस के ऊपर में जो डेलीगेशंस का जो विजिट है वो कैरी आउट होने लगा। फिर 2010 के समय जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ये हमने 2010 में किया। 2021 के समय जो लास्ट टाइम मीटिंग हुआ था उस समय में आप देखिए कि 2+2 डायलॉग है। 2+2 डायलॉग क्या होता है कि डिफेंस एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग में जो डायलॉग हुआ करता है, तो बोथ एरियाज़ का भी वहाँ पे आप देखिए कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उस हायर लेवल के ऊपर में भी जो डिस्कशन एंड डायलॉग है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया रसिया का जो बायलेटरल ट्रेड है उसका क्या टारगेट है। बायलेटरल ट्रेड का आप देखिए कि टारगेट रखा गया था रिसेंट विजिट के दौरान में कि 2030 तक हमें 100 बिलियन है वो यहाँ पे ट्रेड को कैरी आउट करना है 2030 तक। जो भी बायलेटरल ट्रेड के अंदर में जो डिस्प्यूट्स हैं उनका सेटलमेंट सिस्टम हमें नेशनल करेंसी के अंदर में करना है। बायलेटरल सेटलमेंट सिस्टम के अंदर में जो नेशनल करेंसी हैं उनको यूज करना है। ये हमारे कुछ रिसेंट यहाँ पे डेवलपमेंट है। बायलेटरल ट्रेड भी बूस्ट करना है, लोकल करेंसी है उसको भी यूज करना है। हमारा टॉप आर्म सप्लायर के अलावा आप देखिए कि जो हिस्ट्री है इंडिया रसिया के रिलेशन का, जो हिस्ट्री है डिफेंस कोऑपरेशन का भी एक हिस्ट्री रहा है। चाहे MiG-21 है वो इंडिया के साथ में को प्रोड्यूस करना 1962 के समय में। MiG-21 नाम से आपने एयरक्राफ्ट उनके बारे में रीड किया होगा, स्पेशली डिफेंस के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडिया को उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। 1975 के समय इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उनको अपने स्पेस जो वहाँ पे इंजन है उसके साथ में आप देखिए कि सेंड करना, आर्यभट्टा जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था। नेक्स्ट आप ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी इंडिया रसिया डिफेंस कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस के अलावा जो AK-203 जो असोल्ट राइफल हैं वो भी हमारे डिफेंस को प्रोडक्शन या कोऑपरेशन का एक एग्जांपल है। तो डिफेंस के अंदर में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है, ऑयल के अंदर भी सपोर्ट है। इंडिया किस तरीके से अपने वर्क को कैरी आउट करता है, इंडिया आप देखिए कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का जो रीजन है, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का जो रीजन है उसका एक यहाँ पे एक रूट है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। हमने रसिया का जो फार ईस्ट का रीजन है वहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है, जो फार ईस्ट के रीजन के अंदर भी वहाँ पे जो माइनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकें। तो ये रसिया और इंडिया के बारे में हमने उन पॉइंट्स के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से है, इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। थाईलैंड के बारे में क्या हुआ है डेवलपमेंट कि थाईलैंड के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर थे उनको तो रिमूव कर दिया गया था। उनका ही जो फैमिली मेम्बर से जो यहाँ पे उनका जो डॉटर हैं जो कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप से आए थे, उनको भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्ट से रिमूव है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्ट से रिमूव क्यों किया गया कि उनके द्वारा ये कहा गया कि रिसेंटली जो थाईलैंड एंड कंबोडिया के जो डिफरेंसेस सामने आए थे, थाईलैंड एंड कंबोडिया के जो डिफरेंसेज हैं उसके अंदर में थाईलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा जो नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड है उसको अपहेल्ड नहीं किया गया, अनेबल टू अपहेल्ड का सिचुएशन में है। थाईलैंड के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये म्यांमार का सदर्न एक्सटेंशन है, म्यांमार का ये सदर्न एक्सटेंशन है। इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, मरगुई आर्कीपिलागो, मरगुई आर्कीपिलागो इसको जाना करते हैं। इसका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे थाईलैंड का एक्सटेंशन हुआ करता है, इसके सदर्न पार्ट के अंदर में एक एक्सटेंशन है वो थाईलैंड का है। इसको बोला करते हैं इस्तुमस ऑफ करा, इसको किस नाम से बोला करते हैं, इस्तुमस ऑफ करा। इस्तुमस क्या होता है, एक यहाँ पे लैंड का पार्ट जो कि कनेक्ट करता है लार्जर लैंड एरिया को। तो इस्तुमस ऑफ करा के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं, रिवर जैसे इरावडी रिवर है,
सालविन नाम का रिवर है, ये तो म्यांमार के अंदर में हुआ करती हैं। एक काफ़ी फेमस रिवर है थाईलैंड का जिसको बोला करते हैं चाओ फ्राया रिवर कौन सा है? चाओ फ्राया। चाओ फ्राया नाम का एक नदी है म्यांमार सॉरी थाईलैंड के ही साइड के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे है जो कंबोडिया है, यहाँ से एक रिवर है जो कि काफ़ी फेमस रिवर है मकोंग, वो वहाँ से सप्लाई होता है, वो वहाँ से जाया करता है। मकोंग नाम का जो नदी है जो बहुत कंट्रीज के अंदर में बेसिकली उसका एरिया है। कंबोडिया का एक लेक भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओनली सेप नाम से एक लेक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको आप कभी ना कभी देख लेना। अभी हमने यहाँ पे इस्तुमस ऑफ करा के बारे में रीड किया कि ये जो पेनिनसुलर रीजन है, ये जो एक्सटेंशन है स्ट्रिप का सदर्न ऑफ द मरगुई आर्कीपिलागो, यहाँ पे आप देखिए कि एक कैनाल के डेवलपमेंट का डिमांड था कि वहाँ पे जो कैनाल ऑफ करा है या करा कैनाल है उसको डेवलप किया जाए। इंडिया भी उसको सपोर्ट करता है, इंडिया का जो कनेक्टिविटी है जो पैसिफिक ओशियन के साथ में वो बूस्ट है वो करेगा। तो इस लोकेशन को एक बार आप ज़रूर से देखना। इस्तुमस ऑफ करा का जो रीजन है उसके अंदर में जो कैनाल करा है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। चाओ फ्राया एंड मकोंग रिवर तो आपको पता ही होना चाहिए। मकोंग जो गंगा और मकोंग का भी एक आप देखिए कि एक जो पार्टनरशिप एक फोरम है जिसके अंदर में कौन कौन से कंट्रीज हम उसका पार्ट हैं या नहीं है वो आपको रीड करना चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन वहाँ से पूछ चुका है। तो मकोन गंगा जो कोऑपरेशन है, मकोन गंगा कोऑपरेशन के जो कंट्रीज हैं वो आपको बताने हैं, ये भी आपका होमवर्क है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से हैं, 8 स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको कहा गया है कि जीएसटी के अंदर में आपने रिफॉर्म तो किया है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो 12% है और जो 18% का जो स्लैब है उससे जो प्रोडक्ट है उनको अलग स्लैब के अंदर में लाया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा जीएसटी को यहाँ पे। अब स्टेट्स का डिमांड ये है कि स्टेट्स का रिवेन्यू लॉस होगा, तो रिवेन्यू लॉस को आप कैसे कंपनसेट करें कि जो सिन गुड्स हैं जिनको आप 40% में रखने वाले हो, सिन गुड कौन से होते हैं? टोबैको है, सिगरेट है, इसके अलावा गुटखा है, हाई वैल्यू जो कार्स हैं वो आप देखिए कि सिन गुड का पार्ट होते हैं। तो इन सिन गुड्स के ऊपर में कोई सेस भी आप इम्पोज कीजिए जिससे कि स्टेट्स का जो रिवेन्यू लॉस है वो यहाँ पे कंपनसेट है वो हो सके। तो उनके द्वारा कहा गया अपना जो स्टेटमेंट्स हैं वो बताए गए हैं। आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल का जब मीटिंग होगा तो भी वो डिस्कस करेंगे कि 50% का जो रिवेन्यू लॉस का एक्सपेक्टेशन बताया गया है उसको कंपनसेट करने के लिए आप यहाँ पे जो सिन गुड्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो सेस है उसको इम्पोज कीजिए। आइस एज का एक ड्रैगन फ्लाई है जो मिला है, कहाँ पे मिला है? सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के अंदर में। कि हमारा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है जो गुजरात से स्टार्ट होके तमिलनाडु तक जो इनका एक्सटेंशन है नीलगिरी तक के एरिया के अंदर में, तो आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो सदर्न फेज का एरिया है यहाँ पे जो आइस एज का एक ड्रैगन मिला है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2016 में ऐसे कि कहाँ पे बनाना मिला है, कहाँ पे लार्जर जो नया जो स्पीसीज मिला है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो टेक्सचुअल बेसिस पे याद रहना चाहिए कि ड्रैगन फ्लाई का नया स्पीसीज है जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिला करता है, यूरोप के अंदर में, एशिया में या हिमालयाज के अंदर में। अब वो मिला कहाँ पे है? वो मिला है सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के अंदर में। नेक्स्ट हमारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में है कि 70 लाख के आसपास जो स्टूडेंट हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम को कैरी आउट करते हैं, चाहे उनके द्वारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि आईआईटी इंस्टीट्यूशंस के लिए है वो देना हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम उनके द्वारा देना हो जो कि मेडिकल कॉलेज में एंट्री के रिगार्डिंग में है, या आप देखिए कि सीयूटी का एग्ज़ाम देना हो जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का है। सीयूटी के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि क्लैट का भी एक एग्ज़ाम होता है जो हमारी लो कॉलेजेज हैं उसके अंदर में एंट्री के लिए। टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एंट्री करना है तो इस तरीके से कंपटीशन है तो कोचिंग सेक्टर है वो डेवलप करेगा। अब देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग में कोई कोचिंग सेक्टर का कोई प्रेजेंस नहीं था, बट सीयूटी का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ। ट्यूशन क्लासेज हुआ करती थी, बट जैसे ही सीयूटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारी यूपीएससी का ही कोचिंग ऐसा है जो सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करवाती हैं, सीयूटी के भी कोर्सेज हैं वो चलाया करते हैं। तो इस तरीके से जो कोचिंग एज ए एम्पायर के रूप से इमरजेंस हुआ है, अब ये डिवाइड क्रिएट करता है सोसाइटी में। कैसे डिवाइड क्रिएट करता है? रूरल अर्बन का डिवाइड है, पुअर एंड जो यहाँ पे जो जिनके पास में पैसा है उनका डिवाइड है। यहाँ पे कैसे डिवाइड है? आप देखिए कि कोचिंग सेक्टर्स का एक तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा आप देखिए कि फ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो पुअर पर्सन है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, कोई रिमोट एरिया के अंदर में रहने वाला है वो उनको एक्सेस नहीं कर पाता है।
कुछ स्टेट्स ने आप देखें कि स्पेशली जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग में जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या गर्ल्स हैं, उनको आप देखिए कि बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए काफ़ी सारी कोचिंग्स के साथ में जो टाई अप है वो किया है, जिसको राजस्थान के अंदर में सुप्रीति या सुप्रीति योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखिए कि जो जितना भी प्राइवेट कोचिंग्स हैं, तो वन काइंड ऑफ अब गवर्नमेंट के द्वारा ही कोचिंग को ऐसे प्रमोट किया जाता है। अब क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग में और इसका ये इम्पैक्ट क्या होते हैं? इम्पैक्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर में हुआ करते हैं कि उनको समय से पहले यहाँ पे एक रेट रेस के अंदर में शामिल होना, डिप्रेशन क्रिएट होना, कभी कभी उस प्रेशर को अगर वो हैंडल नहीं कर पाते तो सुसाइड के जो केसेज हैं वो भी सामने आते हैं। तो यहाँ पे एक जो अदर कंट्री जैसे कि जो नीदरलैंड के वहाँ पे जो प्रैक्टिस है या चाइना के वहाँ पे जो प्रैक्टिस है, वन काइंड ऑफ मिक्स जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाए कि एक एरिया तक आप यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वे के अंदर में सभी स्टूडेंट्स को जो ट्रीट है वो करें, उसके बाद में जो मोर जो क्रीम है, मोर जो यहाँ पे बेटर वे के में जो परफॉर्म करता है, उसको कुछ आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हो। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम सिस्टम के चेंजेस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। अभी आप देखिए कि एक केस है वो सामने आया था नोएडा के अंदर में कि एक जो पर्सन है जिनको जला दिया गया उनका शादी के बाद में। तो बेसिक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे फैमिली एज ए स्ट्रक्चर के बारे में। आप देखिए कि वो केस है, केस के बिहाइंड में कुछ और भी फैक्टर हैं कि कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि फैमिली के अंदर में जिस तरीके से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि जो मेल पर्सन है वो डोमिनेट करता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ केसेस यहाँ पे हैं। तो फैमिली एज ए स्ट्रक्चर के अंदर में क्या डैमेज हुआ है, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन में क्या कुछ डैमेज हुआ है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करने लगे हैं मैरिज एज ए। काफ़ी सारा जो देखिए कि ऐसे केसेस सामने आते हैं कि मैरिज के अंदर में डाइवोर्स हुआ, या वहाँ पे जो अब पिछले दिनों एक सुसाइड का केस भी सामने आया था। तो इन सिचुएशंस के दौरान में अब यहाँ पे एक री अप्रोच का ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ पे जो सोशल वैल्यूज एग्जिस्ट किया करती थी वही कंटिन्यूस हों। पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, टू मच मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर जो सपोर्ट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। तो अगर आपका सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो उसके रिगार्डिंग में ऐसे जो केसेज हैं वो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। यूएस के लीडर के द्वारा फिर से इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया का, जो रसिया के साथ में ऑयल परचेज है उसको आप देखिए कि एक कमेंट है वो किया गया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, उनके जो द्वारा जो कमेंट है। जापान के साथ में हमने यहाँ पे लो कार्बन का जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी साइन किया है, और इंडिया चाइना आने वाले समय के अंदर में रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए भी उनका कोलोब्रेशन इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके लिए भी उनका कोलोब्रेशन इम्पोर्टेंट है। ये पीएम सर के द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है स्टूडेंट? 34 जजेज का स्ट्रेंथ है। अब वो जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हुआ है, 2 नए जज हैं जिनको एलिवेट किया गया उसी के साथ में। स्ट्रेंथ किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाता है। ओवर द ईयर्स स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है, समय का डिमांड रहा तो और भी यहाँ पे इंक्रीज है वो हो सकता है। तमिलनाडु का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो राम सेतु जो मोन्यूमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, उसके रिगार्डिंग एक पेटिशन फाइल हुआ कोर्ट के अंदर में, और आप देखिए पेटिशन में कहा है उसको नेशनल इंटरेस्ट के मोन्यूमेंट के रूप से डिक्लेयर किया जाए, नेशनल मोन्यूमेंट के रूप से। उस राम सेतु का जो एरिया है उसको एडम ब्रिज के नाम से जाना करते थे पहले। आप देखिए वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट था जिसके रिगार्डिंग में 2006-07 का जब यूपीए गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था उस समय भी कंट्रोवर्सी है वो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेल्थ स्कीम्स के बारे में है, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था कि जो कुछ हमारे एनडीए नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, सीडीएस की रिगार्डिंग में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान में जो उनका हेल्थ का इम्पैक्ट होता है और उनको फिर वहाँ से एग्जिट कर दिया जाता है तो उनको जो हेल्थ बेनिफिट है वो दिया जाए। तो अभी अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको हेल्थ स्कीम के अंदर में कंसीडर करेगा गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्टैंड में बताया गया। इंडियन ओशन के अंदर में जो हमारा जो नेवल फोर्स है वो सिक्योरिटी के लिए कमिटेड है। अब देखिए कि पहले हमने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को चलाया गया था, फिर हमने इसको महासागर के नाम से किया है, म्यूचुअल होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा जो इंडियन नेवल सिंपोजियम है उसी का एक मीटिंग में ये कहा गया है कि इंडियन नेवी है वो कमिटेड है।
जो हमारे रिसर्च के अंदर में जो साइंटिस्ट हैं उनके फंड के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। आप देखिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, रिसर्च डोमेन में मोर फंड का अलोकेशन का ज़रूरत है कि डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स में सामने आता है, साइंटिस्ट को जो प्रॉपर जो वहाँ पे रिम्बर्समेंट है वो किया जाए, प्रॉपर जो पैसा है वो दिया जाए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीरिया के बारे में है, सीरिया का जो सदर्न पार्ट के अंदर में एक रीजन है ड्रूज का रीजन, वहाँ पे एथनिक क्लैश सामने आया, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। पहले भी वहाँ पे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए थे ड्रूज के रीजन के अंदर में, वहाँ पे अलग अलग माइनॉरिटी सेक्शंस हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। सीरिया का लोकेशन आप ज़रूर से देख लेना, सीरिया आप देखिए कि इजराइल के साथ में भी एरिया शेयर करता है, उनका जो हाईएस्ट जो माउंटेन है वो इजराइल के ही नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है। पैलेस्टीनियन जो ऑफिशियल हैं उनका वीज़ा को रिवोक किया गया है यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग होने वाला है सितंबर में, उससे पहले तो हो सकता है नॉन स्टेट के रूप से, अभी स्टेट के रूप से तो एग्जिस्टेंस नहीं आया है पैलेस्टाइन का, तो आने वाले समय में नॉन स्टेट एक्टर के रूप से वो वहाँ पे एड्रेस को कैरी आउट करें, उनकी वीज़ा है उसको रिवोक किया गया। म्यांमार के अंदर में कैरेन नाम का एक रेबल ग्रुप है, कैरेन नाम का एक एथनिक रेबल ग्रुप है, उसको टेररिस्ट के रूप से बताया गया है। और यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ पे स्टेटमेंट है, वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में कि स्टेट्स में वो मोर गार्ड है उसको डिप्लॉय करेंगे। थाईलैंड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमने देख चुके हैं। गजा स्ट्रिप के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि मदर और चिल्ड्रन है स्टार्विंग सिचुएशन में है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सब नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।